हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 8 जुलाई 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बीच में 2-4 दिनों के लिए क्लास डिले हो गई थी, मतलब हुई नहीं। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा हमारी वीडियोस में कि हम लोग सब पूरा ट्रिप करने गए थे, पूरी टीम वैष्णो देवी में। तो अब हम आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो क्लासेस हैं, जैसे कि मेरी आज हो रही है और सभी क्लासेस आपके पास कंटिन्यू होगी, टाइम टू टाइम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों के अक्सर कमेंट आते हैं कि हाँ जी क्लास नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, 20-2 दिन का गैप हो गया। तो बताया था, लेकिन आज से अब से जो क्लासेस होंगी बिल्कुल कंटिन्यू चलेगी, किसी चीज़ की परवाह नहीं है, चाहे वो मेरी क्लास है चाहे वो किसी भी क्लास है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं आगे, हमारी आगे क्वेश्चन नंबर पेपर जो आपको दिया गया था वो क्या है जरा देख लें। तो दोस्तों, आपके सामने आता है पहले आपके सामने आप पहले क्वेश्चन आता है, वो क्या है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का चेयरमैन बनाया गया है। तो दोस्तों, अध्यक्ष बनाया गया है किसी एक व्यक्ति को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का, तो वो है मनोज कुमार नाम्बियार। तो इसका आंसर बनता है ए, मनोज कुमार नाम्बियार जी को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बना दिया गया है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, वो क्या है ये देखिए। पहले ये है मनोज कुमार नाम्बियार, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने आता है पहला क्वेश्चन, वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में रहे ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे उपग्रह, इसका नाम ये है, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे उपग्रह नासा द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर बनता है ए। दोस्तों, हम सभी को पता ही है कि नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, गवर्नमेंट की, ठीक है दोस्तों। तो इसके द्वारा ये ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट किया गया। और ये देखिए, ये जो सैटेलाइट है, ये जो उपग्रह है जो छोड़ा गया, वो है किस लिए, क्यों है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है दोस्तों। अब कोई सैटेलाइट छोड़ा गया है किसी उद्देश्य के साथ तो छोड़ा गया होगा ना, ये है वो सैटेलाइट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जो ये ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट है, ये एक तरह का स्पेस टेलीस्कोप है जो कि दूसरी गैलेक्सियों को, दूसरी आकाश गंगाओं को देखने का काम करेगा, ठीक है दोस्तों। और इसको ट्रांजिटिंग मेथड के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा, जो कम से कम दूसरे सैटेलाइट, एक उन्होंने कैप्लर सैटेलाइट भी छोड़ा था नासा ने, उसके मुकाबले कम से कम 400 गुना ज़्यादा बड़े इलाके को ये टेलीस्कोप से देख सकता है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने आता है दूसरा क्वेश्चन, वो क्या है कि निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को का विश्व विरासत टैग मिल चुका है। किस शहर को यूनेस्को, आपको पता है कि यूनेस्को विश्व विरासत टैग देता है किसी ना किसी बहुत अच्छी जगह को, एजुकेशन, साइंस या फिर कल्चर के आधार पर, ठीक है दोस्तों। तो इस बार कल्चर के आधार पर, संस्कृति के आधार पर जिसको यूनेस्को का टैग मिला है, तो वो है जयपुर। तो इसका दोस्तों बनता है आंसर ए। देखिए, जयपुर के बारे में दोस्तों आपको पता ही होगा कि जयपुर एक ऐसा शहर है जो कि कल्चर, संस्कृति, आर्किटेक्चर, वास्तुकला इन सबसे भरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये एक तरह का रजवाड़ों का स्थान था, छोटे छोटे या बड़े बड़े रजवाड़े होते थे, वो एक तरह के किले बना के रखते हैं, क्योंकि उस वक्त कहीं ना कहीं ये जगह युद्ध का मैदान ही बनी हुई थी। तो दोस्तों, इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लें कि सिटी ऑफ जयपुर, जयपुर की सिटी को, जो कि प्रतिष्ठित स्थापत्य, विरासत और जीवंत संस्कृति के लिए जानी जाती है, को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में अपना प्रवेश करवा दिया है। अब यूनेस्को की बात आती है तो उसके बारे में देख लें, क्योंकि यूनेस्को ने किया है। तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, पेरिस में स्थित है ये, ठीक है दोस्तों। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई, ठीक है दोस्तों, लंदन में हुई। तो इसका प्रमुख है आड्रे ओजोलो नाम का, ठीक है दोस्तों। अब इसका गठन कैसे हुआ, 4 नवंबर 1945 को, 73 साल पहले। इसके संस्थापक देशों में कौन कौन आते हैं, भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चीन, तुर्की और भी कई देश हैं। ये कुछ देशों का नाम है, और आपको बस ये याद रखना है कि भारत इसके संस्थापक देशों में था कि नहीं, ठीक है दोस्तों, जो भी था। तो अब हम चलते हैं आगे।
अब हमने क्या बात की, पेरिस, फ्रांस और लंदन जैसे देशों को देखना है, वो देख लें। अब दोस्तों ये बात आती है, अब हम देखना है किस चीज को, कि ये है इंडिया, और इंडिया से हम जा रहे हैं कहाँ पे, यूरोप। हम भारत से हैं, हमें भारत से उस तरह को ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको हमेशा करवाता हूँ, जो भी मेरी पिछली क्लासेस को रेगुलर देख रहे हैं, जिन्होंने देखी है, कि मैं हर चीज़ का रेफरेंस भारत को लेकर रखता हूँ। तो भारत से हम पश्चिम की ओर जाते हैं, तो ये आता है फ्रांस दोस्तों, ठीक है। यूरोप में ये है फ्रांस, ये है इंग्लैंड, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं अपनी वापस स्लाइड पर। तो ये देखिए कुछ राजस्थान का व्यू देखने में इस तरह का है, ठीक है दोस्तों। आपको पता ही एक तरह की किले बंदी हुई रहती है यहाँ पे। तो हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने आता है तीसरा क्वेश्चन, वो क्या है कि निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय संघ का नया राष्ट्रपति चुना गया है। यूरोपीय संघ का मैंने जिक्र कई बार अपने लेक्चर्स में किया है कि ये एक यूरोपियन यूनियन है। जैसा कि अभी हमने देखा कि ये देखिए, ये सारी की सारी पिक्चर आपके सामने यूरोप की है। ये सारा का सारा आपके सामने जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, यूरोप है। तो इस यूरोपियन यूनियन के सारे नहीं, लेकिन बहुत सारे देश, काफ़ी देश इसमें जुड़े हैं। और इंग्लैंड अभी बाहर निकलने के प्रोग्राम में चल रहा है। तो इसी देशों ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया है, जिसे कहते हैं यूरोपियन यूनियन। ये एक तरह का देश ही होता है, ठीक है दोस्तों। अब यूरोपियन यूनियन, जिसका मैंने अभी बताया आपको, यूरोपियन यूनियन के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यूरोपियन यूनियन के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है उर्सुला वान डेर को। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। तो ये कौन है जरा देख लें, दिखने में कैसी है, उनकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ये देखिए, ये है वो महिला जिन्हें यूरोपियन यूनियन का नया राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए इनके बारे में। पहले तो आप बता दूं कि ये जर्मनी की, जो जर्मनी देश है, वहाँ की मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, ठीक है दोस्तों, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। अब यूरोपियन यूनियन की बात आती है तो ये क्या है, अब देखिए, यूरोपियन संघ, जिसको हिंदी में कहा जाता है, 28 सदस्यों वाला राज्यों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। मतलब राजनीतिक तौर से और आर्थिक रूप से ये लोग एक साथ आए हैं, ठीक है दोस्तों। जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। इसका क्षेत्रफल ये वो इसकी यूनिट नहीं है। इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में है दोस्तों, ठीक है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज लैटिन, ग्रीक ये सब आती हैं। और इसकी जो कैपिटल है, राजधानी है, वो भी ब्रुसेल्स है। इसके मेंबर्स कौन है, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्वीडन और भी कई देश, ठीक है दोस्तों। जैसा कि यूनाइटेड किंगडम का नाम आया, यूनाइटेड किंगडम जो कि ब्रेक्जिट चल रहा है, उसके तहत बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहा है। कई लोगों को आपके पास बीच में से ब्रेक्जिट का पता भी होगा। अगर आपको नहीं पता चाहिए तो आप बताएंगे तो क्लास भी कर देंगे उसके ऊपर स्पेशल। फाउंडर्स में कौन आता है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और भी कई देश, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे। ये एक दुनिया का मात्र एक ऐसा समूह है जिसके अंदर अगर कोई देश चला गया, उसके बाद अगर उसको बाहर जाना है, छोड़ के संघ को बाहर निकलना है, तो वो दोबारा दूसरी बार उसमें एंटर नहीं कर सकता। इनके ये नियमावली में है ये, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब आता है चौथा क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि बजट 2019 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित नई जल संरक्षण योजना का नाम क्या है। देखिए, जल संरक्षण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, ठीक है दोस्तों। अब जल संरक्षण के ऊपर एक योजना बना दी गई है, जो कि इस बार के 2019 के बजट में आई थी। उसका नाम है जल जीवन मिशन। तो इसका आंसर बनता है ए, जल जीवन मिशन एक नई योजना है, ठीक है दोस्तों, जो कि बजट के दौरान इसके ऊपर बात की गई है। अब दोस्तों ये देखिए, 2000 इसके तहत जल जीवन योजना मिशन के तहत जो निर्मला सीतारमण है कि 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन की घोषणा की गई है, जिसके तहत 2024 तक हर घर को इससे जोड़ दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आता है कि यह स्थानीय स्तर पर पानी की एकीकृत मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन पर ध्यान देगा, केंद्रीय करेगा, ठीक है दोस्तों।
जैसे कि पहले 3-4 अलग अलग मंत्रालय थे, उसको जोड़कर एक मंत्रालय बनाया, उसी तरह से इस योजना को एक तरह का अम्ब्रेला मिशन बना दिया जाएगा कि इसके अंतर्गत ही सभी जल से संबंधित योजनाओं को किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए पानी का संकट जैसे कि दुनिया पर आ रहा है, तो ऐसे काम भी करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब आता है आपके सामने 5वां क्वेश्चन। वो क्या है कि किस क्षेत्र के लिए एक नया टीवी चैनल लॉन्च किया जाएगा, जैसा कि बजट में घोषित किया गया। अभी बजट में आपने देखा होगा कि सरकार ने कुछ साल पहले कुछ टीवी चैनल्स अलग अलग शो चलाए हैं। आपने अगर किसी ने खोल कर देखे हो तो टीवी में, ठीक है दोस्तों, उसके तहत किसी किसी पर हर तरह के बेस्ट टीचर, किसी भी इंस्टीट्यूट के बेस्ट टीचर उस पर लेक्चर देते हैं। उसी तरह से एक और चैनल की घोषणा की गई है जिसके अंतर्गत स्टार्टअप्स पर ध्यान देकर लेक्चर्स दिए जाएंगे। एक टीवी चैनल ही पूरा डेडिकेट कर दिया, तो इसका आंसर बनता है बी। जैसे कि देश के प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि देश का जो युवा है वो नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लें पहले। अब ये देखिए, स्टार्टअप के लिए चैनलों के डीडी गुलदस्ता के तहत सरकार एक नया टीवी चैनल शुरू करेगी। यह टीवी चैनल स्टार्टअप को बेहतर तरीके से अपनी पहल को मजबूत करने और विकसित करने में मदद करेगा। देखो, जब तक आपको अच्छी तरह से चीज़ों की गाइडेंस नहीं होगी तब तक आप चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं कर सकते। इसी के तहत गाइडेंस को प्रोवाइड कराना इसका काम रहेगा। मैं तो आपको यही सुझाव दूंगा कि एक अदर तरह का स्किल खड़ा करने के लिए अगर आपको मौका मिले तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा इनको जरूर देंगे टीवी चैनल को। ठीक है दोस्तों, मैं भी देखूंगा। दोस्तों, अब आपके सामने आता है कि भारत में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे देश की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित किया गया शिक्षा संस्थान का क्या नाम है? तो दोस्तों, उसका नाम है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो इसका आंसर बनता है ए। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षा संस्थान का नाम दिया गया, वो ये है। ठीक है दोस्तों, तब हम चलते हैं आगे। अब ये देखिए, निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के देश में अनुसंधान के लिए धन समन्वय और बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया। यह विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दिए गए स्वतंत्र अनुसंधान अनुदान की आत्मसात करने में भी मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं अलग अलग मंत्रालय एक जगह पे आके कोलैबोरेट करेंगे, एक जगह पे आके मिलके काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए रिसर्च का इन्वायरमेंट बढ़ाना तभी काम करेगा। देखिए, अगर हमें अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना है तो रिसर्च को कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर जगह तो देनी ही होगी। तो इसी के तहत सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है। तो दोस्तों, अब 7वां क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि केंद्र सरकार ने आईटी रिटर्न्स फाइल करने के लिए किन 2 पहचान पत्रों का प्रस्ताव दिया है कि इनके तहत व्यक्ति अपने आईटी रिटर्न्स फाइल कर सकता है। आईटी मतलब इनकम टैक्स। ठीक है दोस्तों, अब ये आता है पैन कार्ड और आधार कार्ड। तो इसका आंसर बनता है ए। पैन कार्ड और आधार कार्ड के अंतर्गत आप चाहें तो इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। तो ये सरकार ने मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा क्योंकि आधार बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो ऐसे इससे संबंधित क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 8वां क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में ऋण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2019 में निम्नलिखित में से कौन सी राशि का आवंटन किया गया है? तो दोस्तों, जिस राशि का आवंटन किया गया है बैंकों में ऋण की शक्ति को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक बैंकों में, तो वो है 70,000 करोड़। तो इसका आंसर बनता है सी। ठीक है दोस्तों, देखिए आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि बैंकों के पास से जो पैसे हैं उनका कहीं ना कहीं क्राइसिस चल रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा संकट मंडरा रहा है। उसी संकट के तहत हर बजट में सरकार कुछ ना कुछ बैंकों को, सार्वजनिक बैंकों को दे रही है। अगर कोई निजी बैंक है तो वो उसका खुद का है कि वो कैसे हैंडल करता है। ठीक है दोस्तों, अब 9वां क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है, केंद्र सरकार ने बजट 2019 में निम्नलिखित में से आधुनिकीकरण का प्रस्ताव किया है ताकि जीवन जीने में आसानी हो सके। देखिए, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है, ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें वो आसानी से जीवन जी सकने को बढ़ावा देने के लिए वो अपना आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है सरकार, तो वो है रेलवे। तो इसका आंसर बनता है सी। दोस्तों, रेलवे एक ऐसी सुविधा है जो हर निम्न से निम्न और हर उच्च वर्ग के व्यक्ति को लिए अवेलेबल होती है। ठीक है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति उसमें जा सकता है। लेकिन जैसा कि आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि दूसरे देशों में या हमारे देशों में
आधुनिकीकरण का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा अंतर है। तो उस अंतर को कम करने के लिए अब उन्होंने रेलवे के पीछे पड़ गए हैं कि उसका हम आधुनिकीकरण करेंगे, ताकि रेलवे अगर आधुनिक होगी, हर व्यक्ति जहाज पर सफर नहीं कर सकता, हर व्यक्ति बस पर सफर नहीं कर सकता, तो रेलवे सस्ता है, टिकाऊ है, अच्छा है, ठीक है दोस्तों, विश्वास लायक है, कॉन्फिडेंस है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के तहत इन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया है कि रेलवे को मॉडर्नाइज किया जाएगा, आधुनिकीकरण किया जाएगा। और इन्होंने ये भी ध्यान दिया है कि अगर रेलवे मॉडर्नाइज हो गई, ठीक है दोस्तों, तो महिलाओं को भी आगे बढ़ने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोग डरते हुए, कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से बाहर आते हैं, तो या फिर अपनी महिलाओं को, घर की बेटियों बहनों को या घर नहीं कहीं नहीं जाने देते। तो जब सीसीटीवी कैमराज होंगे, मॉडर्नाइज होगा, सब चीज़ों का ध्यान पूरे अच्छे से रखा जाएगा, तो महिलाएं भी फ्रीली काम कर सकेंगी देश में और अपने डेवलपमेंट के लिए आगे आ सकेंगी, ठीक है दोस्तों। अब आता है 10वां क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है फिशिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। देखिए, फिशिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा क्षमता है कमाई करने की। जैसा कि हमारे देश की सरकार इस वक्त इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन, 5 अरब डॉलर को बनाने का प्रयास कर रही है। उसी के तहत उन्होंने फिशिंग पर भी ध्यान है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए फिशिंग सेक्टर को भी वो आगे मदद कर रहे हैं, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये भी कहीं तरह का फिशिंग सेक्टर को मॉडर्नाइज करने का ध्यान है, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए, केंद्र सरकार ने मत्स्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ये योजना लाई है, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए, ये कुछ इस तरह का हमारा इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमारी फिशिंग है। पुरानी बोट्स, कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल, ठीक है, परंपरा जो पुराने कई वर्षों से चला आ रहा है उस तरह से है। लेकिन अब अगर आप दूसरे देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो कितना डेवलप्ड है। तो इसी तरह का अपना जो मत्स्य इकोनॉमी है उसको इसी तरह से मजबूत करने में सरकार लगी है, ताकि हमारा भी पास सब कुछ मॉडर्नाइज हो, लोगों को इस तरह से काम ना करना पड़े, ताकि हम भी ब्लू इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सके, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आते हैं 11वें क्वेश्चन पर, वो क्या है कि हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने निम्नलिखित में से किस देश के लिए $6 बिलियन ऋण देने की मंजूरी दे दी है? तो वो है पाकिस्तान। तो इसका आंसर बनता है बी। देखिए, पाकिस्तान बहुत जगह पर कर्ज लेने के लिए भाग रहा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं गिरती जा रही है। तो इसीलिए अब IMF ने इनको कर देने का प्रोग्राम बना लिया है। वैसे तो अलग अलग जगहों से ये कर ले रहे हैं, लेकिन IMF से कर लेने की एक कंडीशन होती है, एक शर्त होती है IMF की। IMF कहता है कि अगर आपको हमसे कर्ज लेना है तो आपको अपना डिफेंस, रक्षा बजट को कम करना होगा। अब इसके तहत कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपना रक्षा बजट कम करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत सुधर ही जाए। नहीं तो आगे इसका हमेशा ध्यान इंडिया पर ही होता था। इंडिया को देखकर ही वो अपना रक्षा बजट तैयार करते थे। अब सिर्फ इंडिया पे ही ध्यान होता था उनका। लेकिन अब लगता है कि रक्षा बजट कम होने की वजह से शायद थोड़ा बहुत सुधर जाए, नहीं तो डंडे मारने को सरकार तैयारी खड़ी है। तो दोस्तों, अब पाकिस्तान की बात आती है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है इमरान खान, वहाँ की राजधानी है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, वहाँ के प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। अब पाकिस्तान की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? K2, ठीक है दोस्तों। ये हिमालय के अंतर्गत ही आती है, हिमालय जोन के अंतर्गत। उसकी जो लोएस्ट पॉइंट है वो है अरेबियन सी, और वहाँ की जो सबसे लंबी रिवर है उसका नाम है इंडस रिवर, और वहाँ की जो सबसे बड़ी लेक है उसका नाम है मंचार लेक, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में थोड़ा सा देख लें। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अब वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, जिसमें वैश्विक मुद्रा सहयोग, सुरक्षित वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कम से कम 189 देशों ने मिलकर मुख्यालय बनाया है, ठीक है दोस्तों। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। एक समय था कि इंडिया ने भी इससे कर्ज लिया था 1991 के करीब, तभी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन की पॉलिसी भी आई थी, ठीक है दोस्तों। अब इसकी जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। इसकी जो CEO है वो क्रिस्टाइन है। इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनके बारे में हमने कल परसों ही 2-3 दिन पहले जो लेक्चर था उसमें भी
क्रिस 10 के बारे में हमने देखा था। उसकी जो चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ, ये मैं अपने क्वेश्चन में कवर किया था, काफ़ी महीने पहले बनी है, ये इंडिया से है, ठीक है दोस्तों। इसकी जो लोकेशन है हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। अब वाशिंगटन डीसी और यूएस है कहाँ पर, ये देख लें। अब ये देखिए, हम चलते हैं अमेरिका पर। अब ये है अमेरिका, ठीक है दोस्तों, ये है अमेरिका। ये देखिए वाशिंगटन, ठीक है दोस्तों, अमेरिका के बिल्कुल पूर्व में। तो हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने आता है 12वां क्वेश्चन, वो क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीति आयोग के AMFFR सूचकांक के में पहला स्थान हासिल किया है। देखिए नीति आयोग ने अपना एक सूचकांक जारी किया था, नीति आयोग ने अपना एक सूचकांक जारी किया था MFFR सूचकांक। इसके तहत किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है, तो वो है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए ये एग्रीकल्चर से संबंधित सूचकांक है, ठीक है दोस्तों, जिसमें एग्रीकल्चर पर ध्यान देना है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लें। ये देखिए अब ये आपके सामने आता है, महाराष्ट्र अचीव फर्स्ट रैंक इन नीति आयोग लॉन्चेस एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स। देखिए कहीं ना कहीं ई टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं इंटरनेट का, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर सरकार फार्मर, किसान की संपत्ति को बढ़ाना, दुगना करने की कोशिश कर रही है। उसी के तहत ये एक पहल के अंतर्गत ही आती है, ठीक है दोस्तों। अब द इंडेक्स रैंक स्टेट्स बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ रिफॉर्म्स, ठीक है दोस्तों, मतलब किसी राज्य ने कितने सुधार किए उस राज्य में किसानों की स्थिति और कृषि की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं आगे। अब आता है 13वां क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला एथलीट ने महिलाओं के 200 मीटर में, जो 200 मीटर की रेस होती है ना, उसमें स्वर्ण पदक जीता है, तो वे है हिमा दास। हिमा दास ने ये जीता है, तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। अब हिमा दास कौन है ये देख लें। तो दोस्तों ये है हिमा दास, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो मैच हुआ था ये पोलैंड में हुआ था दोस्तों, ठीक है। अब इसमें वुमेन्स पोजनान एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स एक तरह का जो मैच है उसमें हम दोस्तों। अब 14वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में रही रिपोर्ट जिसका नाम है वर्किंग ऑन ए वार्मर प्लैनेट। ये रिपोर्ट इंग्लिश में ही आती है, ठीक है दोस्तों, उसका हिंदी नाम वैसे कन्वर्ट करके लिखा है गर्म ग्रह पर काम करना, वर्किंग ऑन ए वार्मर प्लैनेट। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, किस ऑर्गेनाइजेशन, किस संगठन के द्वारा लॉन्च की गई है, तो वर्किंग ऑन ए वार्मर प्लैनेट, एक गर्म ग्रह पर काम करना, ये रिपोर्ट जारी की गई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। तो इसका आंसर बनता है सी। अब देखिए इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा देख लें। देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की है उसके अनुसार वार्मर प्लैनेट पर काम करना, ठीक है, लेबर इंडेक्स और के देखिए ये कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर है कि जो किसान है, अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ रही है, और जो कहीं ना कहीं लेबर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो बिल्डिंग बनाने में काम कर रहा है, किसी तरह का भी श्रम कर रहा है वर्कर, ठीक है दोस्तों, उस वर्कर को ध्यान में रखते हुए दी गई है, ठीक है दोस्तों। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो उसके बारे में देख लें। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, ठीक है दोस्तों। ये संयुक्त राष्ट्र की ही एक भाग आता है, जैसे कि हमने 2-3 दिन पहले भी एक एजेंसी की थी, वो भी संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत ही आती थी, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत, जिसका जनादेश अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित करके सामान्य न्याय को आगे बढ़ावा देना है और सभ्य काम को भी बढ़ावा देना है। ये संयुक्त राष्ट्र की पहली विशिष्ट एजेंसी थी। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र आपको पता है कि बहुत साल पहले बना था, ठीक है दोस्तों। अब उस वक्त स्थिति क्या थी कि जो भी लोग श्रम से लोगों से काम लेते थे उनकी बहुत बुरी हालत होती थी। यूरोप में ऐसा होता था, जब औद्योगिक क्रांति आई थी, लोगों को महीने में हफ्ते में 7 दिन काम, सारा दिन काम, अच्छा खाना नहीं, अच्छा रहने की व्यवस्था नहीं, बहुत बीमारियां फैलती थी। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि वो भी इंसान है, उनको भी व्यवस्था देनी चाहिए, तो उसी के अंतर्गत कहीं ना कहीं इसका संगठन किया गया था, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए इसको जी स्थापना हुई थी 1919 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। अब इसका प्रमुख
इसके हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका जो प्रमुख है उनका नाम है गाय राइडर। इसके फाउंडर में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1919 के तहत ये बनाई गई। इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आपको आंसर बताना है कि हाल ही में भारत में सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग समाचारों में रही निम्नलिखित में से किस स्थान पर खुली गई है। एक इलेक्ट्रीफाइड टनल, पूरी की पूरी टनल है जो गुफा बनाई गई है रेलवे की, वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रीफाइड है। वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनी है, ये आपको बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम 4 में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय। और देखिए जुड़े रहिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, आपसे क्लासेस बिल्कुल रेगुलर रहेंगी। ठीक है दोस्तों, ओके फ्रेंड्स, बाय।